नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं और इससे पहले लगभग कुछ कक्षाएं हम जो CET एग्ज़ाम है हमारा हरियाणा का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसकी कुछ कक्षाएं और जो इसमें 8 से 10 नंबर तक की हिंदी जो पूछी जाती है उसकी टेस्ट सीरीज़ हम पहले लगा चुके हैं और कुछ कक्षाएं लगा चुके हैं। इसी प्रकार से इस कक्षाओं को कंटिन्यू रखते हुए और आज हम फिर से शुरू करते हैं। कुछ कारणवश बीच में नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज से फिर से उसी प्रकार से आपका टेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक मजबूत बनाएं और तैयारी कर रखी है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो उसको आप इस परीक्षा के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से उसको अच्छी प्रकार से परखें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। कक्षा आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, तो इससे कि आप तक हम नई प्रकार से हर दिन कक्षा लाने की पूर्ण कोशिश करें। और आज का पहला प्रश्न है, अन्वीक्षण का सही संधि है। सबसे पहले संधि का ही शब्द लिया हमने। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या यण संधि है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो अन्वीक्षण संधि है जिसमें व्यंजन संधि, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो इसमें होता है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अनु उपसर्ग है इसमें। इक्षण इसमें शब्द है, अनु प्लस में इक्षण शब्द है। अनु है यानी ऊ का क्या हुआ है, इसमें ऊ है और ऊ प्लस ई से और ऊ को वह हुआ है, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि का ये उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको देखना है, जैसे इसमें आप सबसे पहले देखते हो अन्वीक्षण। चलो ठीक है, आपको पता है अनु प्लस इक्षण है, संधि विच्छेद पता है। और इसमें बच्चे कई बार ध्यान क्या करते हैं कि अनु प्लस इक्षण, इसमें स्वर संधि दी हुई है तो स्वर संधि टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि स्वर संधि है इसमें, ये मान लिया, लेकिन फिर भी हमें आगे ये देखना चाहिए कि आगे कुछ ऑप्शन इससे भी हट कर दे। स्वर संधि है लेकिन स्वर संधि के अंदर ही इसमें क्या है, यण संधि है। यानी इसकी बारीकी से इसने व्याख्या कर रखी है। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, लेकिन स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि आंसर इसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यण संधि दे रखी है। इसकी प्रॉपर ढंग से बात करें तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे अनपढ़ शब्द है, अनपढ़ शब्द में समास है। ये समास का प्रश्न उठा लिया। ये सारे के सारे प्रश्न हरियाणा के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन कहीं न कहीं उन परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, वही आपके सामने अभी तक लेके आ रहे हैं। और जल्द ही आपके सामने जो पूर्व परीक्षाएं हुए एज इट इज़ प्रश्न उठा के, जैसे प्रश्न हुए, जैसा पेपर आया वो पेपर का पेपर पूरा उठा के आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस पे पूरा ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से आप परख सकते हैं, अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। जैसे अनपढ़ शब्द है, अनपढ़ शब्द में समास है। अनपढ़ शब्द में समास है, ये समास से पूछा है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। अनपढ़, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अन और पढ़। और अन में क्या है? अन में न, अन का मतलब नहीं। क्या है? नहीं, यानी न पढ़ने, न पढ़ा हुआ। जो व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है, यानी अनपढ़ शब्द है। अनपढ़ शब्द का अगर सही अर्थ निकलेगा तो जो न पढ़ा हुआ, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, वो क्या है? अनपढ़। अनपढ़ है और इसके अंदर ने तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? ने तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है इसमें। कौन सा समास है? ने तत्पुरुष समास। तो इसमें कर्मधारय नहीं हो सकता, बहुब्रीहि नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता और ने तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद है।
तो न्याय तत्पुरुष दिया नहीं, लेकिन फिर भी इसमें तत्पुरुष समास दिया। इसी प्रकार से जैसे पीछे हमारे ये संधि का शब्द आया था कि सवर संधि है, लेकिन उसमें ऑप्शन दे रखा था फोर्थ कि इसमें यण संधि भी है, तो सवर ना करते हुए अगर यहाँ न्याय तत्पुरुष समास दिया होता, और इसी प्रकार से अगर 5वां ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई, और यहाँ न्याय तत्पुरुष दिया होता तो हम इस ई को करते। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आगे देखते हैं। पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या पूछा इसने कि पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इस नहीं को विशेष तौर पे ध्यान रखना आपको। पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी पराधीन। पराधीन के अगर देखते हैं हम तो क्या बनता है, पर प्लस में अधीन, तो इसके अंदर इसमें पर उपसर्ग है। पराश्रित में देखते हैं, पर प्लस में आश्रित, पराश्रित। और इसी प्रकार से परोपकार में देख लेते हैं, पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार। और इसी प्रकार से प्रकाष्ठा में देख लेते हैं। प्रकाष्ठा में क्या हुआ है, पर है या परा है, तो इसमें शब्द है परा। क्या दिया हुआ है, परा प्लस में काष्ठा, परा प्लस में काष्ठा। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है पर उपसर्ग नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें भी पर है, इसमें भी पर है, इसमें भी पर है, लेकिन पराकाष्ठा में उपसर्ग कौन सा है, परा उपसर्ग है। तो इसी प्रकार से इन शब्दों को ध्यान में रखें आप। तो पराकाष्ठा शब्द है, पराकाष्ठा। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बताना है आपको। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से, जो संस्कृत से, कौन सी भाषा से, संस्कृत से एज इट इज उठाकर उनको हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। जो संस्कृत भाषा से उठाकर एज इट इज हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। जैसे कि जैसा शब्द है वैसा का वैसा शब्द उसको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। या यूं कह दीजिए आप, जो संस्कृत के शब्द है वो हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन है संस्कृत के, वही संस्कृत के शब्द हिंदी के जो शब्द हैं वही संस्कृत में प्रयोग होते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव होता है एक होता है तद्भव। तो तद्भव का अर्थ होता है कि उसके समान, संस्कृत के समान। जो संस्कृत के कुछ शब्द है वो उनकी जो वर्तनी है वो बिगड़ कर या उनका कुछ और तरीके से लिख कर जो हिंदी में प्रयोग कर लिए, हिंदी का विकास कर दिया गया है और हिंदी भाषा का विकास हुआ है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा का विकास 1100 ईस्वी पूर्व 1100 ईस्वी से माना जाता है। और इसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है बाघ है, बिच्छू है, यज्ञ है या महीना है। तो देखिए आप, जैसे बाघ शब्द है, क्या शब्द है, बाघ। बाघ शब्द है तो बाघ का अगर हम तत्सम शब्द करेंगे तो बाघ तद्भव शब्द है। अगर बाघ का तत्सम करेंगे तो इसका बनेगा व्याघ्र। क्या बनेगा, व्याघ्र। इसी प्रकार से अगर बिच्छू शब्द है और बिच्छू शब्द का हम तत्सम करेंगे तो वो बनेगा वृश्चिक, इसको कहते हैं बिच्छू। और यज शब्द है, और यज शब्द का अगर हम देखेंगे तत्सम तो ये यज शब्द तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव देखें तो तद्भव क्या बनता है, इसका तद्भव बनता है जग। और महीना और महीने का अगर तद्भव देखेंगे तो क्या बनेगा, मास। क्या शब्द बनेगा, मास। तो इस प्रकार से ध्यान रखें इन शब्दों को। ऐसे शब्द पूछ ले जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द होते हैं। इन पांचों शब्दों से, इन पांचों
प्रकारों में से कुछ न कुछ शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं और इनकी पूरी डिटेल के साथ, पूरी व्याख्या के साथ हमारी पहले से यूट्यूब पे लगी हुई पड़ी है क्लासें, उनको आप देख सकते हैं और पूरी ट्रिक के साथ इन चीज़ों को समझाया हुआ है। और आगे प्रश्न संख्या 5 की हम चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द बताना है आपको, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो शब्द बताना है आपको। अतिथि, क्या ये शुद्ध है? अनुग्रह, अनुगृह, क्या ये शुद्ध है? अंतर्ध्यान, ये सही है। अनधिकार, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है इसमें डी। सबसे पहले आप देख लीजिए डी में क्या है। डी में है अन उपसर्ग और प्लस में है अधिकार। क्या शब्द है? अधिकार, ये शब्द है, इसलिए इनमें संयोग हुआ है, अन को न पूरा होकर और अनधिकार बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं अतिथि की। भी अतिथि में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका अगर शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अतिथि का अगर शुद्ध शब्द लिखेंगे तो इसमें थ की मात्रा जो बड़ी ई की लगी हुई है ना थ पे, वो छोटी की आएगी। इसमें लिखा जाएगा अ ती थी। जैसे अ तिथि, बिना तिथि के, बिना बताए हुए जो आए हुए मेहमान, वो क्या कहलाते हैं? अतिथि कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप अनुग्रह का देख लीजिए। अनुग्रह शब्द है, अनुग्रह शुद्ध होता है, लेकिन अनुगृह लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है? अनुगृह लिखा हुआ है। शब्द होता है अनुग्रह। क्या होता है? अनुग्रह होता है। यानी इसमें री की मात्रा नहीं आएगी। किसकी मात्रा आएगी? रै की नीचे, इसके ग के नीचे, यानी इसके पैर में रै लगेगा, पूरा रै लगेगा। इसी प्रकार से इस बात का ध्यान रखिए, गृह नहीं होता, अनुग्रह होता है। अंतर्ध्यान की बात करें तो अंतर्धान होता है। क्या शब्द होता है? अंतर्धान। क्या शब्द होता है? अंतर्धान शब्द होता है। यानी अंत है प्लस में, अंत है प्लस में धान, इस विसर्ग का र हो गया और ये शब्द बन गया अंत धान। अंतर्ध्यान नहीं होता, यानी आधा ध और ये नियम नहीं होता। इस प्रकार से आप इन शब्दों को देखें, अच्छी प्रकार से समझें, इससे मिलते जुलते और शब्दों की करने की कोशिश करें। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। ये दे दिया एक मुहावरा। देखो, सीईटी के अंदर सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आए हैं। इसको आप अपने दोस्तों में, अपने जो साथी हैं पढ़ने वाले, उनमें शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जो व्यू बढ़ेंगे, देखेंगे लोग, पसंद आए लोगों को, अच्छा उनका फ़ायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले और हर रोज़ आपके लिए एक न्यू कक्षा लेके आएँ। इसी प्रकार से एक प्रश्न देखिए, आंखें पथरा जाना। मुहावरे का अर्थ है आंखें पथरा जाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखते देखते थक जाना। भी उसकी आंखें पथरा गई है, उसकी आंखें, यानी वो देखते देखते थक गया है। क्या ऐसी बात है? मर जाना, आंखें पत्थर की हो गई है, मर गया वो, नहीं। आंसू पीकर रहना, क्या आंसू पीकर रह गया ये? या आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मतलब होता है इज्जत चले जाना। उसकी आंखों से गिर गया, अब दोबारा उसके लिए चाहे वो कुछ कितना ही करें, लेकिन आंखों से गिर गया तो समझो गिर गया, वो उसकी आंखों से उठ नहीं सकता। मतलब उसका ये है कि उसकी अब उसके प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो उसका नज़रिया था, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, वो इज्जत थी, वो अब नहीं रही। आंसू पीकर रहना, आंसू पीकर रह जाना, दुख सहन कर लेना। मर जाना, मर जाना तो होता ही है, जो इस दुनिया से चला गया। देखते देखते थक जाना, इसका सही अर्थ क्या है? देखते देखते थक जाना, आंखें पथरा गई, यानी देखते देखते थक गए, आंखें एक ही जगह आकर पूरी टिक गई है, उसको देखते देखते अभी तक पथरा गई, लेकिन अभी तक दिखे नहीं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें दिया है, बादल ने आंसू बरसाए। ये पंक्ति अलंकार पूछा है हमसे कि बादल ने आंसू बरसाए।
सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें कि बादल ने आंसू बरसाए, और इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि बादल ने आंसू बरसाए, ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है। वाह, बादल है वो आंसू बरसा रहे। आंसू का तो अभी तक तो यही सुने हैं कि व्यक्ति होता है, इंसान होता है, जो प्राणी होता है वो ही आंसू आते हैं, उसकी आंखें होती है, वो देख सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये हुआ है कि बादल ने भी आंसू बरसाए हैं, बिल्कुल मानव की तरह हैं बादल। फिर तो बादल आए बन ठन के, यानी बादल एकदम बन ठन के सज संवर के आए हैं। हाँ, दिवा दिवासा वसान का समय मेघ आसमान से उतर रही है। दिवासा वसन का समय मेघ आसमान से उतर रहे हैं, वही उतर रहे हैं, बिल्कुल सीढ़ी लगा रखी है, एक हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, एक रस्से से उतर रहे हैं, वो आप देखो। बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। श्रीधान श्रीधांत तरुओं की अंजलि से झरे पात, श्रीधांत तरुओं की अंजलि से, श्रीधांत तरुओं की जो लताएं हैं उनकी अंजलि से झरे पात। देखो सारी की सारी जो ये कविताएं दी हुई है, इन कविताओं से एक ही बात निकलकर सामने आती है, इन कविताओं से एक ही बात निकलकर सामने आती है कि इन कविताओं में जो मनुष्य क्रिया करता है, जो प्राणी क्रिया करता है, जो मनुष्य क्रिया कर सकता है, वही क्रिया इन प्रकृति के माध्यम से और की जा रही है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, बताओ कभी फूल हंस सकते हैं क्या, कभी मुस्कुरा सकते हैं क्या, कलियां मुस्कुरा सकती है क्या, नहीं, ये एक प्राणी कर सकता है ऐसा। लेकिन ये जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नहीं कर सकती। बादल बन ठन के आए, दिवासन मेघ आसमान से उतर रहे हैं, बताओ कहाँ से उतर रहे, कैसे उतर रहे हैं, सीढ़ी लगी हुई क्या, नहीं। लेकिन फिर भी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो एक अलंकार के माध्यम से, अलंकारों का अर्थ होता है कि आभूषण गहना, जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष अपने को सजने संवरने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का, गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से उसको पंक्तियों शब्दों से, अर्थों से, दोनों से उनको अच्छी प्रकार से संजो कर रखकर और एक लोगों में संदेश पहुंचाना चाहते हैं और उसे अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा उस पोइम को, इस कविता को अट्रैक्टिव यानी उसे मनमोहक बनाना चाहते हैं, लोग उसे पसंद करें। लेकिन जो बादल ने आंसू बरसाएं, मतलब कि जो आदमी आंसू बरसा सकते हैं वही काम कौन कर रहा है, बादल भी कर रहे हैं। बादल भी बन ठन के आ रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही है, बादल मेघ नीचे उतर रहे हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य कर सकता है और वही किसी प्रकृति की वस्तु पे या फिर किसी निर्जीव वस्तु पे थोप दी कवि ने। यानी उस कविता को बढ़ा चढ़ा के इतना लिख दिया कि वो क्रियाएं जो मानव क्रियाएं हैं वो किस पे लगा दी, प्रकृति पे लगा दी, अनेक अलग अलग प्रकार से लगा दी, जो मानव क्रियाएं नहीं कर सकती उस पे लगा दी। तो सीधा सा दिख रहा है इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। अभी आपके लिए अलंकार के क्लास बढ़िया सी लेके आएंगे। जितने भी अलंकार है उनकी एक ट्रिक के साथ, एक बढ़िया ट्रिक के साथ, क्षेत्रीय भाषा की हम बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो वो उस ट्रिक को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। हरियाणा राजस्थान की बात करें तो वो ट्रिक के साथ एक बढ़िया सी क्लास लेके आएंगे आपके लिए। दोबारा आपको कहीं भी अलंकार पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल करना, आप उदाहरण जितने अपनी मर्जी से करना, लेकिन इनकी परिभाषाएं, इनके लिए विशेष तौर पे क्लासें लगाने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का इसमें अलंकार कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। सलेश अलंकार की बात करेंगे, संदेह अलंकार की, भ्रांतिमान अलंकार की, ये ट्रिक के साथ करेंगे। पूरा यहाँ डिटेल के साथ करूँगा तो ये हमारे जो कुछ प्रश्न हैं वो छूट जाएंगे, लंबी क्लास हो जाएगी और फिर आप बोर होंगे। यही है, क्योंकि कक्षा देखते हुए बोर होंगे तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। स्वरों की संख्या है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न ले लिया। स्वरों की संख्या है, कितनी है, 11 है, 9 है, 5 है, 8 है।
देखो स्वरों की संख्या अगर हमसे यही पूछे सिर्फ स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। अगर यही पूछ लेते हमसे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर, अगर ये हमसे पूछ लेते मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो मूल स्वरों की संख्या होती 5। कैसे? मूल स्वरों की संख्या होती 5। और अगर 5 इसमें दे रखा है, अगर 5 दिया और 4 भी दिया हो साथ में, अगर 5 दिया और 4 दिया हो तो आप 4 करते, क्योंकि इसमें एक होता है ए, एक होती है इसमें मूल स्वर ई, एक होता है उ और एक मूल स्वर होता है री। ये मूल स्वर होते हैं 4। इस ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ 5। अगर 5 इस ऑप्शन में पूछता मूल स्वर कितने हैं, अगर यही ऑप्शन देता हमें तो हम 5 करते। अगर ऑप्शन 4 भी दिया होता तो हम 4 करते। ध्यान से देखना, आप दोबारा समझें। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगर आपसे यही ऑप्शन देकर दोबारा यही सारे के सारे ऑप्शन देकर पूछता मूल स्वरों की संख्या है तो आप यहाँ 5 करते। अगर 4 ऑप्शन दिया होता, मैं लिख देता हूँ ई, 4 दिया होता तो आप 4 करते। लेकिन 5 कैसे है? क्योंकि 5 एक जो हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत है उसमें एक लरी भी दिया हुआ है, इसलिए इसको 5 मान लेते हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 5 यहाँ लिखते आप। 4 दिया होता तो हिंदी का पेपर दे रहे हैं आप तो 4 करते। अच्छा, 9 स्वर होते हैं, 9 संस्कृत में होते हैं स्वर। स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या अष्टाध्यायी के अनुसार 9 मानी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से इन प्रश्नों को आप ध्यान रखें। और संधि स्वरों की बात करें तो आप देख लीजिए 8 और 5 13, क्योंकि 13 इसमें अंग है और अ है, दोनों जोड़ दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आज का, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका है 69। सकर्मक वाक्य चुने। सकर्मक वाक्य चुने। जो कर्म है, जिस वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में कर्म दिया हो। राम तेज चलता है, ये नहीं है, ये अकर्मक है। बच्चा रो रहा है, रो रहा है, ये भी अकर्मक। मोहन पढ़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? मोहन पढ़ रहा है। जैसे देखिए क्या पढ़ रहा है, अब आप कई बार मोहन पढ़ रहा है, इसमें क्या है? पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है ना। हिंदी की किताब पढ़ रहा है, अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा है। इसमें कर्म वैसे ना दिया हो, लेकिन ये वाक्य कौन सा है? सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उत्तर लगाया आपने? उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी तो इसमें करता है, पक्षी तो इसमें करता है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। तो क्या लगाने से इसमें पक्षी करता आ रहा है। कर्ता को छोड़कर को अगर कुछ और आता ना, जैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अब इसमें मोहन करता है, लेकिन इसमें क्या पढ़ रहा है ये नहीं आया ना। क्या पढ़ने से कुछ और ही उत्तर निकल रहा है। इसमें क्या है? उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? बोले पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। ये अलग बात हो गई, इसका स्थान बता दिया, कहाँ उड़ने का स्थान। लेकिन इसमें क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? बच्चा रो रहा है। अगर क्या आप लगाते हो और क्या लगाते ही आपके सामने अगर कर्ता आता है तो समझो कि वो अकर्मक वाक्य है। राम तेज चलता है, तेज चलता है, क्या चलता है? क्या चलता है भाई? तेज चलता है, तेज नहीं। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? अकर्मक। और ये जो मोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो कुछ न कुछ उसका उत्तर निकल रहा है, चाहे बेशक इसके अंदर आपने दिया नहीं है, इसमें आया नहीं हो, लेकिन फिर भी उत्तर क्या आएगा? फिर भी इसमें उत्तर आएगा। तो कर्म ना दे रखा हो तो वो सकर्मक वाक्य माना जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, कल के आधार पर क्रिया के भेद। कल के आधार पर क्रिया के भेद नहीं, इसमें जो मिस्ड प्रिंटिंग हुई है
इसमें आप लिख लीजिए काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। यहाँ पे लिख लीजिए काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद? काल के आधार पर क्रिया के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। कौन से होते हैं और इसकी हम चर्चा करेंगे। काल के आधार पर क्रिया के भेद 3 होते हैं। जैसे एक होता है भूतकालिक क्रिया, एक होता है वर्तमानकालिक क्रिया और एक होता है भविष्यकालीन क्रिया। और ये 3 माने गए हैं NCERT के अंदर। 3 मुख्य रूप से NCERT इनके मुख्य 3 भेद मानती है। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में आता है और आपसे पूछ ले कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपको जवाब देना है 3। कितने भेद हैं? 3। और एक और मान लिया गया हेतु मध्य भविष्यकालिक क्रिया, इसको भी एक रूप मान लिया गया है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा के अंदर, उन परीक्षाओं के अंदर इनको माना है। तो NCERT के अनुसार आपके पास कुछ बेस होना चाहिए ना दिखाने के लिए। कल को आप 3 कर देते हो और वो 4 मान लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि NCERT हमें 3 कह रही है और NCERT से तो जो प्रश्न उठाए हैं वो मानने पड़ेंगे उनको। तो भविष्यकालीन की बात कर रहा है हेतु मद, और इसी पे हम बहुत जल्द एक क्लास भी लेके आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस किस टॉपिक पे क्लास लेके आने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। कार पे, अलंकार पे हम क्लास लेके आने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। अलंकार आपको हम समझाएंगे और एक काल के आधार पर। ये दोनों क्लास बड़ी जल्द आपके सामने पूरी व्याख्या के साथ और सबसे बड़ी बात ट्रिक के साथ ये क्लासें आने वाली हैं। तो आपको अगर कक्षा पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए कुछ हर रोज़ नए प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे। परीक्षा में आने वाले सरल प्रश्न, आसान प्रश्न आप कहीं से देख सकते हो, किताबों में देख सकते हो। हर किताब लेके आते हो, कोई सी पब्लिकेशन की किताब हो, उस किताब में 20-25-30 आपको प्रश्न मिल जाते हैं हर टॉपिक के, और वही प्रश्न दूसरे किताब वाले उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से तो सिर्फ बिल्कुल जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वही उठाने को से और उसी टाइप में प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि आपको देखो, सरल पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, सरल तो कोई पढ़ लेगा, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में आते हैं प्रश्न, वो ही हमें पढ़ना है। और इसी बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें और इसी को मैं ध्यान में रख के लेके आता हूँ। लेकिन जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो जो इन कक्षाओं को लगा रहे हैं, और वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उनको कहीं ना कहीं इन कक्षाओं से फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो CET की बात करें, चाहे CTET की बात करें, चाहे वो रीट की बात करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।